हेलो, वेलकम टू लाइफ एक्स। देखो, अपन पीवाई क्यों कर रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। किरचॉफ फर्स्ट रूल है अपने पास, समीशन आई इज इक्वल टू जीरो, एंड सेकंड रूल है, सेकंड रूल ये ऐसे लिखा, समीशन आई आर इज इक्वल टू समीशन, ऐसे लिखा एनर्जी और आई आर, वेयर द सिंबल हैव द देयर यूजुअली मीनिंग आर, मतलब सिंबल वही है जो अपन यूज करते हैं, आर रेस्पेक्टिवली बेस्ड ऑन, किस पे बेस है। अब देखो फर्स्ट वाला जो किरचॉफ के, याद रखना किरचॉफ का जो फर्स्ट है, फर्स्ट रूल है, तो अपन जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जंक्शन लॉ। वो बेस है बेटा किस पे? कंजर्वेशन ऑफ करंट। क्या लिखता हूं? करंट आई, ये लिखता हूं, ठीक है। तो फर्स्ट बेस है बेटा किस पे बेटा? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है, किसी भी नोड पे इन और आउट टोटल करंट या इन और आउट टोटल चार्ज सेम होता है, तो क्या बोलेंगे उसको? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलेंगे। एंड सेकंड जो है, सेकंड किरचॉफ लॉ बोल दो या सर्किट लॉ, सर्किट लॉ भी बोल सकता हूँ, ठीक है। किरचॉफ लॉ बोल दो या मैं सर्किट लॉ बोल दो, दोनों एक ही बात होती है। ये बेस होता है कि टोटल पोटेंशियल इक्वल होता है जीरो के। टोटल सम करोगे ना पोटेंशियल का एक सर्किट में, आप एक लूप बना रहे हो, एक लाइन में चल रहे हो, टोटल वी या तो जीरो के इक्वल हो गया, या इसमें जो कोई बैटरी लगी हो, वो दिखाता है अपने को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। वो किसको शो करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को दिमाग में बसा लेना कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन चार्ज, कंजर्वेशन लॉ ऑफ, ठीक है। तो कौन सा है इसमें? चार्ज एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीसी सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड द बैटरी एंड आउटसाइड द बैटरी रिप्रेजेंट आर। द डीसी सर्किट की बात हो रही है बेटा, द डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड और आउटसाइड पूछी है बैटरी के। अब आपको पता होगा किसी भी सर्किट के अंदर ये क्वेश्चन लगा हुआ है, बैटरी में सर्किट में डायरेक्शन किधर होती है बेटा? पॉजिटिव। यदि मैं सर्किट की बात करूंगा, उसमें अपन हमेशा डायरेक्शन मेजर करते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव करंट की डायरेक्शन, ठीक है। ये तो बाहर वाली, आउटसाइड द बैटरी हो गई पॉजिटिव टू नेगेटिव। अरे इनसाइड द बैटरी की बात करोगे, इनसाइड द बैटरी की बात करोगे, जो केमिकल रिएक्शन होती है सेल्स के अंदर, वहां जो करंट फ्लो होती है, जब क्या होगा, वो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। कहां होती है बेटा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है बेटा आउटसाइड, क्योंकि अंदर अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, इसलिए यहाँ करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। जो केमिकल रिएक्शन की वो चार्ज मिल, चार्ज ट्रांसफर हो। अब केमिस्ट्री के अंदर सेल वगैरह पढ़ते हो, साइड द वेट, ठीक है। जैसे अपन आउटसाइड द बैटरी बात करते हैं, नोड चलते हैं, वो रिवर्स होता है साइड द बैटरी। तो अपने पास इनसाइड द बैटरी चार्ज होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पहला वाला इनसाइड है तो क्या होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव। और बाहर आउटसाइड द बैटरी बात करोगे तो अपने पास पॉजिटिव टू, ठीक है। ये डायरेक्शन शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये सेल ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड टू ए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बाहर से कोई रेजिस्टेंस लगा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, आर है, व्हेन करंट आई इज ड्रॉ फ्रॉम द सेल, the potential difference across the electrode of the cell drop V, the internal resistance R, cell V of the cell, ठीक है। सारी चीजें दे रखी है, आप ये रखा है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, ऐसे जो करंट आई है फ्रॉम द सेल,
द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड पी भी दिया हुआ है और इंटरनल आर भी दिया। सेल का ईएमएफ पूछा है आपको, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू ओम्स की बात करोगे P इज इक्वल टू होता है आई आर, तो वहां से अपन निकाल लेंगे आई आएगा मेरे पास V बाई आर, और आपको एक सीधा सा फॉर्मूला भी पता होगा V जी या V माइनस इंटरनल से बात करते हैं ना, होता है V इज इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस ई, P इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू का V बाई आर। ये करंट निकाली है मैं, ये जो मैंने करंट निकाली है मैं, तो नीचे जो फॉर्मूला लिखा हुआ उसमें मेरे पास निकालना इंटरनल, ऐसे लिखो P, तो आई आर के इक्वल, आई आर को इधर ले आओ, V को आई आर ई माइनस वी, ई को इधर ले गया, आई आर को इधर, कोई क्या इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना आपको, ई माइनस वी बाई आई, आई की टर्म्स में तो रखा है, तो वैल्यू रखेंगे, आई की जगह लिखूंगा वी बाई आर, तो ई माइनस बाई आर ऊपर चला जाएगा, ई माइनस वी बाई वी ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई में आर, क्या आ जाएगा बेटा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज ईएमएफ 12 वोल्ट, रजिस्टेंस आर भी स्मॉल आर दे दिया, देखो क्या दे दिया, स्मॉल आर दे दिया और ईएमएफ दे 12 वोल्ट। द मैक्सिमम करंट, तो देखो मैक्सिमम करंट लाने के लिए आपको ये पता होगा, आपको उसका रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा, क्यों ओम्स ने ये जो बताया था वी आई इजिकल टू आई आर, ठीक है, यदि आई आपको कौन वी आई इजिकल टू क्या होता है वी बाई आर, आर जितना कम होगा करंट उतना ही ज्यादा होगा, बिल्कुल सही, ये अप्लाई करोगे तो अपना अब मैक्सिमम करंट के लिए आपका वही सिंपल सा अप्लाई करो, सर्किट वी इजिकल टू एप्सिलॉन माइनस आई आर, यही अप्लाई करेंगे और अपने को आई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है, पी की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू फाइंड करनी है, मैक्सिमम फाइंड करनी है, तो कैपिटल आर क्या रख लो बेटा 0, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल आर क्या है मेरे पे, यहाँ पे क्या है बेटा 0, क्यों रखा है मैंने, करंट क्या करनी है मैक्सिमम। अब जब अपने पास V है, देखो कहा तेरा, हाँ इसको मैं आई आर लिखूंगा, आई आर लिखूंगा तो आई आर में आर 0 है, तो एप्सिलॉन इक्वल आ गया आई के, ठीक है, एप्सिलॉन किसके इक्वल आ गया आई के, और सिंपल सा हो जाएगा किस, बहुत आसानी से ऐसे, देखो आर इज, ये तो समझ है ना, आर करंट, देखो मैक्सिमम आर मिनिमम, ये V को आई आर लिख सकता हूँ, एप्सिलॉन आर हो जाएगी टर्म्स, एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या आर आई की जगह आई मैक्सिमम मेरे पास कितना आएगा एप्सिलॉन बाय आर, 12 बाई आर, और आ गया ठीक, ऐसे ही होगा, तुम्हें ओम्स लॉ लगाया, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये लिखोगे, और फॉर मैक्सिमम करंट आर इज इक्वल टू 0, देन आर इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ,
टू सोर्स ऑफ इक्वल ईएमएफ आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो सोर्स है बेटा, ईएमएफ दोनों, जैसे ईएमएफ है दोनों का कनेक्टेड है सीरीज के अंदर, दोनों का ईएमएफ ईएमएफ सीरीज के अंदर कनेक्टेड है किसी सर्किट के अंदर, टोटल ईएमएफ पे दोनों ऐड हो जाते हैं। सीरीज में जब अपन निकालते हैं ना तो पोटेंशियल अलग अलग रहते हैं, तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 करते हैं, याद होता। वैसे ये ईएमएफ क्या होगा, E1 प्लस E2, टोटल ईएमएफ वो लिखना पड़ेगा एप्सिलॉन। ये में तो मैंने मान लो कि दोनों का एप्सिलॉन एप्सिलॉन। ये कोई बैटरी थी, ये कोई बैटरी है, एप्सिलॉन है, इसका एप्सिलॉन है, टोटल एप्सिलॉन नेट निकालूंगा तो क्या लिखूंगा, सर्किट का है या ईएमएफ टू ईएमएफ का। ओके, आगे क्वेश्चन, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अभी सर्किट से जुड़ा हुआ उसका एक्सटर्नल आर है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 का R1 है, इंटरनल R2 बड़ा है R1 से। R2 बड़ा है R1 से, if the potential difference across the source in the internal resistance R2 is 0, यदि R2 0 हो जाए इंटरनल, देन R कैपिटल R किसके इक्वल होगा, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला पता होगा इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। पहले तो ये बताओ टोटल R क्या होगा, जैसे इस तीन लगी हुई है तो टोटल R लिख देते, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R ए आउटर है सर्किट का रेजिस्टेंस है, और इनर रेजिस्टेंस R1 प्लस टोटल रेजिस्टेंस R, और टोटल ईएमएफ कितना होगा बेटा, अभी मैंने क्या बताया, टोटल ईएमएफ कितना होगा 2E, जो ई मिलके क्या बनाएंगे 2E। यदि मैं करंट लगाऊंगा यहाँ पे, करंट क्यों लगा रहा हूँ बेटा, सीरीज चल रहा है तो करंट सेम, इसलिए करंट लिखा। ठीक है, ईएमएफ की जगह 2 ईएमएफ है, यहां से आया P/I होता है ना, R कितना है बेटा, R प्लस R1 प्लस R, मैंने क्या किया है, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस, टोटल पोटेंशियल कितना था 2 ईएमएफ, रेजिस्टेंस कितना था R प्लस R1 प्लस R2, दोनों वैल्यू रखी है। अब आप यहाँ अप्लाई करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला, कौन सा, सेकंड में, क्योंकि R2 क्या कर रहा है 0, E2 क्या होगा एप्सिलॉन माइनस आई R2, सेकंड अप्लाई कर रहे हैं अपन, आई R2 0 है, आई R2 क्या दे रखा है क्वेश्चन में 0, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आई R2 0, हाँ देखो नहीं, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सोर्स इंटरनल, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस R2 0 नहीं है, so, क्या 0 है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 है अक्रॉस द सोर्स, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस, R2 का पोटेंशियल, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस 0 कर दो, तो V2 क्या कर दो 0 कर दो, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल, यहां से मेरे पास आ जाएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई R2, जहां एप्सिलॉन है वहां क्या रख दो आई R2, आ गई 2I R2 R प्लस R1 प्लस R, एप्सिलॉन की वैल्यू लगती है। ठीक है, एप्सिलॉन की वैल्यू रखी है, सोल्व किया है, तो अपने पास एप्सिलॉन इज इक्वल टू आई R2 आया, और करंट की मैंने जो अपने पास फॉर्मूला था, फॉर्मूला रख दिया, आगे सोल्व करेंगे अब इसको। अब देखो हुआ क्या, ये इक्वल किसके था, कौन इक्वल है बेटा, 2I R2 R1 प्लस, ये आई की, ठीक है, इसको I से I, 2R2 अपॉन R प्लस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 1, ठीक है क्वेश्चन, तो इधर भी आई है, ये आई है, आई से आई कैंसिल, इधर 1। अब इसको सोल्व करेंगे तो आगे 2R2 R प्लस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, और कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, R प्लस R1 प्लस R2 एक साइड आ गया, कैपिटल R यहां से कैपिटल R मेरे को निकालना है, बाकी इधर ले आओ, कैपिटल R इज इक्वल टू, बाकी इधर ले आओ, माइनस का R1 और माइनस का R2, लेकिन प्लस का 2R2 है, तो R2 माइनस R, R2
कैपिटल आर की वैल्यू किसके इक्वल होगी बेटा, R2 माइनस आर। कैपिटल आर देन कैपिटल आर किसके इक्वल होगी बेटा, R2 माइनस। कंडीशन दो तीन लगाइए। एक तो लगाया मैंने ये कंडीशन, एप्सिलॉन सन टोटल एप्सिलॉन, आई निकाला है, टोटल आर निकाला, आई निकाला, कंडीशन। तो ऐसे सोल्व करते हुए जाना है और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो। जैसे क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ना। यहाँ क्या दिया हुआ था, 10 से 0। यहाँ क्या दिया हुआ था, सीरीज में कनेक्टेड है, मतलब दोनों ऐड होंगे। आर इंटर रेजिस्टेंस R1 R2 दे रखे हैं, वो भी सीरीज में है, और रेजिस्टेंस जो लगा हुआ R वो भी सीरीज। R प्लस R1 प्लस R2 ये टोटल R बनेगा। आई निकालोगे, आई होता है V बाई आर, V आया आपका 2 एप्सिलॉन। क्यों, दोनों सीरीज में तो ऐड हो जाएगा, दो सेल ऐड हो रहे हैं। ये रखेंगे एप्सिलॉन की वैल्यू अपने को सेकंड जो आई आर आर का फॉर्मूला R2, ठीक है। ऐसे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। We use alloy for mixing standard resistance because they have, अब देखो alloy और mixing standard resistance, अपने को रेजिस्टेंस बनाने के लिए alloy का यूज किया। अब इसका अच्छा एग्जांपल वही था जहां अपन टेम्परेचर वाला बात कर रहे थे। टेम्परेचर वाले जहां अपन बात कर रहे थे, देखो वहां अपने पास आर आया था, ml/ne²A2, ये वाले फॉर्मूले, ये फॉर्मूला वहां रखा। कौन सा फॉर्मूला बेटा, ml/ne²A की। तो आपको बनाना क्या है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाना था, और उसके लिए अलोई क्यों, क्या अलोई यूज करने का मकसद ही क्या था, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी को बनाना। तो आर जो है अपना, वो टेम्परेचर पे अभी डिपेंड कैसे कर रहा है बेटा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे आर बढ़ेगा। और अलोय क्या होते हैं बेटा, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यूज किए जाते हैं बिकॉज, क्योंकि स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं रेजिस्टिविटी के। एंड दूसरी बात करें, देखो रखा हुआ एक तो भाई इस पे, तो अपने पास होगा क्या, दीदी मैं इसमें अलोय मिक्स कर रहा हूं, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी कम हो रही है एक ज्यादा। मेरे को ये बताओ, अलोय मिला रहा हूं तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। क्यों, रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं। और ये याद रखना, अलोय मिलाने से इम्प्योरिटी बढ़ने से मटेरियल पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। तो डिपेंड करती है, आप अलोय और मिला रहे हो, अलोय बना रहे हो, मेटल को मिक्स करके बढ़ रही है। मटेरियल चेंज होगी, मटेरियल चेंज हो रहा है तो बढ़ जाती है। यहाँ जब अलोय बनाते हैं ना, तो रेजिस्टिविटी पहले आप अलोय की रेजिस्टिविटी कंपेयर टू अपने और मेटल्स की बात, अलोय की हमेशा क्या होती है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। लोहे की रेजिस्टिविटी क्या होगी, हमेशा हाई हो। अब रेजिस्टिविटी हाई है, मेरे को बताओ, रेजिस्टिविटी जिसकी हाई हो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। रेजिस्टिविटी हाई, रेजिस्टेंस हाई। अब रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर में मैंने डिपेंडेंसी बताई थी 1/T, जहां से आती है वो, ठीक है, 1/T बताई थी ना, प्रूफ की थी कि टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे, सेमीकंडक्टर के लिए बात कर लो या किसके लिए, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, या रेजिस्टेंस के लिए बात कर ले, देखो दो चीजें होती हैं। एक होता है कंडक्टर की मैं बात करूं, कंडक्टर के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। और सेमीकंडक्टर वगैरह के लिए रेजिस्टिविटी का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है। तो अपने पास यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी बेटा, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर का कोएफिशिएंट है क्या होगा,
हैवी रेजिस्टेंस, और लो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है ना, एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, याद रखना एलॉय की रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टिविटी हाई है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, हाई होगा कंपेयर। जैसे एग्जांपल के लिए बात कर लो ना, आप देखा होगा आप तो हीट निकालती है, रेजिस्टिविटी हाई होती है, रेजिस्टेंस हाई, वो बने हुए एलॉय की बने, आप हीटर गीजर वगैरह में जो क्या तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, अलॉय का तुम्हें पता होना चाहिए, सेमीकंडक्टर का तुम्हें पता होना चाहिए, मेटल का तुम्हें पता, मेटेरियल के अकॉर्डिंग एक एटम टेबल मेटल के तो देख ले, ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम्हें याद रहनी चाहिए, ये याद रहेंगी तभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, three resistance have value R1, R2 and R3 connected to in series to the battery. Suppose R1 carry 2 एम्पियर, ये R1 है मेरे, ये R2 है मेरे, ये R3 है मेरे, तीन रेजिस्टेंस है जो सीरीज में लगे, एक बैटरी के साथ, बैटरी और बैटरी के साथ R1 कैरी ए करंट, R1 की करंट, इसकी जो करंट है वो 2 एम्पियर, R1 की, R2 है रेजिस्टेंस, R2 का रेजिस्टेंस 3 ओम दिया, एंड R3 डिस्पेयर, इसकी पावर दी हुई, R3 की क्या दी हुई बेटा, पावर दी हुई कितनी, देखो क्या क्या दे दिया, तीनों की अलग अलग चीजें, ठीक है। और पूछ क्या लिया, देन द वोल्टेज अक्रॉस R3, R3 के अंदर ओनली आते, अब आपको पता है V1 का पोटेंशियल अलग अलग, ठीक है। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट काम क्या आएगा, जैसे सीरीज में लगे हुए, तो सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होती है और क्या चीज वेरिएबल होती है, वो यदि तुम्हें पता होगी, याद रखना इन सीरीज कॉम्बिनेशन आई ऑलवेज कांस्टेंट, एक करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हर सर्किट हर डिवाइस जो किस में लगा हुआ बेटा, सीरीज में लगा हुआ है, तो तुम्हें सिंपल सा यहाँ है, सीरीज वाला यूज करोगे और अपना सोल्व करोगे। सीरीज वाला यूज, अब बताओ R1 में 2 एम्पियर है, R1 में करंट, करंट कितना है बेटा, 2 एम्पियर है, तो R2 में भी कितना होगा बेटा, एम्पियर होगा, क्योंकि दोनों किस में लगे हुए बेटा, सीरीज में लगे हुए हैं, और R3 में भी कितना होगा बेटा, क्यों, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में करंट क्या होती है बेटा, 1 2 3 तीनों की करंट क्या होगी, तीनों की करंट कांस्टेंट है, आई कांस्टेंट है, तो मेरे पास R3 की करंट आ गई, एंड R3 की मेरे पास है पावर, कितनी है बेटा पावर, पावर दी, R3 का आपको फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड करना है मेरे को R3 का ई फाइंड, R3 की दो तीन चीजें मिल गई आपको, तो अकॉर्डिंग टू R3 चलेंगे, R3 में पावर का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा मैं, पावर का फॉर्मूला होता है VI, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई करंट, पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाई करंट, यहां से पोटेंशियल निकालूंगा, V निकालूंगा तो आएगा पावर डिवाइड बाय करंट, पावर कितनी है मेरे पास बेटा 6, और करंट कितनी निकाली, यहां से कॉन्सेप्ट लगा के 2 एम्पियर, मेरे पास कितना आएगा 3 वोल्ट, मेरे पास R3 में पोटेंशियल कितना आ गया, तो बताओ, तो अब मैं R2 की देता तो R2 के अकॉर्डिंग देखो पूछा के लिए है, R3 की तो आंसर, यदि क्वेश्चन में R2 के लिए पूछ लेता, तो R2 के लिए आपको दिया हुआ क्या है बेटा, R2 के लिए दिया हुआ है मेरे को R दिया क्या हुआ है, ठीक है।
आर दिया हुआ है तो R2 के लिए मैं V निकालूंगा तो आई आर फॉर्मूला, आई कितना 2, आर कितना 3 आ गया बेटा, देख रहे हो आप। R2 के लिए भी कितना आ रहा है 6, आई करंट कितना 2 एम्पियर और ओम कितना 3 ओम, तो मेरे पास इसके लिए भी कितना आएगा 6 वोल्ट, इसके लिए बेटा V, ठीक। तो ये R2 के लिए था, क्या था मेरे पास ये 6, ये ऐसे निकल को से भी सर्किट का कंडीशन दी हुई है। आप कंडीशन करते हो आंसर आते, क्वेश्चन को फॉलो करो, फॉर्मूले देखो, यहाँ सिर्फ ये अप्लाई किया कि सीरीज में है, सीरीज में है तो क्या किया बराबर कर दिया, पावर से सीधा वी आ सकता था, R3 का ही पूछा था, लगाया वी आई वाला और यहाँ वी मेरे पास है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर connected across a external resistance R can supply maximum current। जस्ट 2 या 3 पहले एक वीडियो एक क्वेश्चंस किया था कि मैक्सिमम करंट अकॉर्डिंग टू ओम की बात करोगे, मैक्सिमम करंट के लिए आई मैक्स के लिए, आई मैक्स के लिए कंडीशन होनी चाहिए आर मिनिमम, मिनिमम भी कितना बेटा, ठीक है। अब बात आती है कि सर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, तो देखो यहाँ करंट का फॉर्मूला जो होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। करंट का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, V इजिकल टू को आई आर लिख लो, या आई इजिकल टू V इजिकल टू क्या आएगा, V इजिकल टू अपने पास है एप्सिलॉन माइनस आई आर, V को आई कैपिटल आर पूरे, आई इधर ले आऊंगा आई आर प्लस आई कौन आ गया, आई आएगा आर प्लस, आर है इंटरनल एक्सटर्नल। अब से कंडीशन कि आई कब मैक्सिमम हो सकता है, आई की वैल्यू कब मैक्सिमम, आई की वैल्यू कब मैक्सिमम हो सकती है, जब क्या दिया हुआ हो आपको, जब आर प्लस आर मिनिमम हो, और ये देखो इंटरनल रेजिस्टेंस फिक्स होता है, वो कितना चेंज होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो जो आर है कौन सा बेटा, कैपिटल आर, जो है अपने पास एक्सटर्नल, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए बेटा, ये बताई थी आर मिनिमम, या किसी भी आइडियल कंडक्टर की बात करो, प्रॉपर कंडक्टर पास हो या मैक्सिमम करंट पास हो, आइडियल कंडक्टर की बात करेंगे उसके लिए रेजिस्टेंस, ठीक है, आसानी से पास कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ऐसे ए और आर दे रखे, आपको रीजन भी चेक करना है। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो जंक्शन टेस्ट लो, टेस्ट लो, जंक्शन लो क्या होता है, आने जाने वाले हैं, अरे I1 I2 या I4, I4 फुल होगी, आने वाले आगे डायरेक्शन
आ रही है उसको पॉजिटिव रखोगे तो जा रही है उसको इक्वल, आने और जाने वाली करंट। ठीक है, देखो यहाँ करंट सेम है तो होगा क्या अपने पास, करंट सेम, करंट होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज भी क्या होगा, आने वाला चार्ज एंड जाने वाला चार्ज, इन और आउट, जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज वापस। यहाँ क्या लग रहा है बेटा, चार्ज कंजर्वेशन लग रहा है बेटा, फॉलो कर, ठीक है, सिंपल से समझ में आ गया, चार्ज कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट तो अपना फर्स्ट क्या है, सेकंड रीजन पे आओ, ए रेजिस्टर ओबे ओम्स लॉ व्हाइल ए डायोड डज नॉट, ओमिक डिवाइस जो होते हैं, इसका मतलब ओम्स लॉ को कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस लगा हुआ वो डिवाइस क्या करेगा, वो करेगा। लेकिन जो डायोड होता है, डायोड क्या होता है बेटा, नॉन ओमिक डिवाइस, नॉन ओमिक, जब डिवाइस फॉलो नहीं कर, ओम्स लॉ को फॉलो, नॉन ओमिक, तो रेजिस्टेंस तो अपने पास क्या है, ओमिक डिवाइस है, और जबकि डायोड क्या होता है, नॉन ओमिक डिवाइस होता है, जो कि ओम्स लॉ को फॉलो, सेकंड राइट दोनों है, लेकिन एक जो है कि रीजन जो दे रखा है सेकंड वाले का, वो फर्स्ट वाले का रीजन है ही नहीं। ठीक है, तो दोनों तो सही है, ए एंड बी दोनों आर, बोथ आर करेक्ट, बट ये इसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ये प्रॉपर रीजन नहीं है, आ गया ना, दोनों सही है, लेकिन सेकंड फर्स्ट का प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं दे रहा, प्रॉपर को डिफाइन नहीं कर इसका प्रॉपर, दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे को सेटिस्फाई, एक दूसरे को डिफाइन नहीं, एक्सप्लेन नहीं करें। ठीक, इसी के साथ अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट, नोटबुक बनाओ, फॉर्मूला बुक बनाते रहो और कंप्लीट करते रहो।